किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 31 अगस्त 2023 है। तो आज भी हम एक विशेष विषय और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं और आशा करते हैं कि आज जो जानकारी हमारे माध्यम से आपको दी जाएगी वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो वो अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जो सप्ताह में हमारे 3 प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम जो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। एक तो बार बार आपको व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये वीडियो हमें नहीं मिल रहा है जी, वो वीडियो हमें नहीं मिल रहा है, वो वीडियो कितनी तारीख को अपलोड किया आपने, कितना नंबर भाग है आपके उस वीडियो का, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंचेगा तो अगर आप उस समय वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो जब भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे उस समय वो नोटिफिकेशन सुरक्षित आपका रहेगा और उस समय उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे भूमि सुधार के ऊपर। वैसे तो इससे संबंधित हमने कुछ वीडियो पहले बनाए थे और कुछ अधूरे थे, वो पूर्ण जानकारी हम उन वीडियो में शायद ना दे पाए हों जहां तक हमारा मानना है। तो आज हम भूमि सुधार के ऊपर और जमीन के पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन, यानी भूमि सुधार ही सब कुछ है। भले ही चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो या जैविक फार्मिंग करते हो, भूमि सुधार, जमीन को कैसे हम सुधारें, वो सभी के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन चाहे आप रासायनिक करते हो चाहे आप जैविक करते हो, दोनों के लिए जरूरी है। और ऑर्गेनिक कार्बन जब डगमगा जाएगा हमारा जमीन का, तो हमारे लिए तरह तरह की समस्या जो है वो पहाड़ बन के सामने खड़ा होंगी और फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शनल नहीं रहेगा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी गलतियां हम क्या कर रहे हैं कि लगातार कंटिन्यू हम हमारे खेत को खाली ही नहीं छोड़ रहे हैं। खाली छोड़ने का मतलब हमने गेहूं की फसल ली, गेहूं की फसल के 1 माह के बाद उसके अंदर हमने कॉटन लगा दिया या उसमें धान लगा दिया या उसमें अन्य क्रॉप्स लगा दी। जो हमारे दादा परदादा खेती फार्मिंग करते थे वो खरीफ की फसल, जैसे मान लीजिए अगर वो पहले रबी की फसल 100% में करते थे तो खरीफ की फसल को 40% में ही करते थे। 60% जो हिस्सा उनका होता था वो बिल्कुल खाली होता था और उसमें जो हमारे पालतू पशु होते थे वो चरते थे। और उससे क्या होता था कि उसके अंदर तरह तरह की खरपतवार जो है वो जन्म लेती थी बरसात के मौसम में। और वो खरपतवार कुछ पशु खा लेते थे उनको, और कुछ खरपतवार जो है वो हम हैरो या कल्टीवेटर के माध्यम से उसको जमीन में हम दबा देते थे, जिससे कि हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहता था और एक हमारी मिट्टी को कुछ समय यानी फुर्सत मिल जाती थी, कहने की बात ये खालीपन मिल जाता था, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ती थी। लेकिन आज समय के तेज प्रभाव के कारण लगातार जो हमारी मिट्टी का जो हम हनन कर रहे हैं, भूमि का जो हनन कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक आने वाले समय में समस्या की घंटी मान सकते हो आप उसको, एक विकराल रूप धारण करके वो हमारे सामने आएगी। लेकिन उस समय जो है हमारे पास कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहेगा, यानी उसको जीवित करने का या उसको सुरक्षित करने का कोई भी रास्ता हमारे पास सुरक्षित नहीं रहेगा, कहने की बात यह है। क्योंकि वो मिट्टी, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति खो देगी। एक तो हम अंधाधुंध जो जैविक कीटनाशक अंधाधुंध जो रासायनिक कीटनाशक का उपयोग हम लगातार कंटिन्यू हमारी जमीनों पर कर रहे हैं, विशेष करके खरपतवार नाशक का जो उपयोग हम कर रहे हैं, वो हमारी जमीन का बिल्कुल हनन कर रही है। जमीन का बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप यानी मिट्टी को बर्बाद करने का काम कर रही है। जमीन के अंदर जो भी हमारे मित्र कीट है वो उनको मारने का काम हम कर रहे हैं। जमीन के अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस हैं, उनको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। यानी मिट्टी को बंजर तो हम खुद हाथों से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके तेज अधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरकता शक्ति वैसे ही खत्म होती जा रही है। आज किसी भी मिट्टी का आप लैब टेस्टिंग करवा लीजिए, किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, किसी मिट्टी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत अधिक है, किसी मिट्टी में पोटाश की डेफिशिएंसी है, किसी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.25 के आसपास है, 0.30 के आसपास है, 0.40 के आसपास है, किसी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से अबो है, 8 से अबो है, 9 से अबो है, और यहाँ तक कि हालात ऐसी पैदा हो रही है कि वो 10 के नजदीक भी पहुंचने वाला है। तो जब वो
जमीन का पीएच मान 10 को क्रॉस कर जाएगा, मेरे प्रिय किसान साथियों, खाओगे कहां से? कहां से अनाज लाओगे आप? कोई आपके पास रास्ता या कोई भी विकल्प आपके लिए या कोई भी दरवाजा आपके लिए खुला नहीं रहेगा। ये आज बताता हूं मैं। भले ही आप जैविक खेती मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। यानी यहां पर जैविक खेती के बारे में आपको बार बार जानकारी दी जा रही है, जैविक खेती के बारे में बार बार आपको सूचित किया जा रहा है, जैविक खेती के बारे में आपको बार बार उसके उदाहरण बताए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम गलती कर रहे हैं। तो उसके गुनहगार कौन हुए? हम स्वयं गुनहगार हुए। भाई, अब मिट्टी को बर्बाद किसने किया? आज मिट्टी जो 25 साल पहले थी, क्या वैसी है? बिल्कुल नहीं है। तो उसको हम कैसे सही ढंग से उसको हम लाने का काम करें, उस विषय पर मैंने पहले भी चर्चाएं की थी, और वैसे हर प्रोग्राम में हम करते भी रहते हैं चर्चाएं आप लोगों के बीच में, हम जैसे ही आप मिलते हैं। तो आज कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कोई बात नहीं, आप खरीफ की फसल में अगर फसल लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मिट्टी को जिंदा तो रखिए कम से कम। उस मिट्टी की जो आवश्यकता है उसको तो समझिए कम से कम। उस मिट्टी को क्या चाहिए हमसे, वो तो उससे जानिए कम से कम। लेकिन वो कब होगा? जब हम मिट्टी की जांच करवाएंगे, मिट्टी की लैब टेस्टिंग करवाएंगे, उसमें सारी चीजों की जानकारी हमें मिलेगी। अब लैब टेस्टिंग के बारे में कुछ साथियों के सवाल ये है कि सर हम मिट्टी की जांच करवाएं कहाँ? आपके नजदीक हर जिला स्तर के ऊपर कृषि केंद्र बने हुए हैं, हर जिला स्तर के ऊपर आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। कुछ किसान साथियों की क्वेरीज ये है कि वो कहते हैं कि सर हमें सरकारी जो मिट्टी जांच होती है उससे हम संतुष्ट नहीं है, सेम वही रिपोर्ट आती है। तो आप किसी प्राइवेट लैब से मिट्टी जांच करवा सकते हैं। आपके नजदीक कोई भी प्राइवेट लैब होगी, वहां से करवा सकते हैं। वो भी कोई कॉस्टली नहीं है, 400 500 या 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए, इतने में आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। और साल में 1000 रुपए खर्च करना कोई, मैं तो समझता कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मिट्टी को जिंदा आप रखना चाहते हो। साथियों, आज सारी चीजों पर आपसे बातचीत की, अब इनसे हम छुटकारा कैसे पाए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं कि खरीफ की फसल में हम हमारी धरती को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमारी जो धरती माता है या जो बोने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीके जो आपके पास हैं, एक तो कंपोस्टिंग खाद है। सबसे पहले कंपोस्टिंग खाद आप चाहे किसी भी पशु की क्यों ना लें, और उसको डीकम्पोज वेस्ट डीकम्पोजर से आपको करना है। उस विषय पर हमने काफी बार आपसे चर्चाएं भी पहले भी कर चुके हैं, आगे आने वाले समय में भी उसके बारे में चर्चाएं होती जाएंगी। और मिट्टी की जांच जैसे ही आप करवाते हो तो उसमें स्थिति आप देखिए कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट मुख्य पोषक तत्वों की कितनी डेफिशिएंसी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी डेफिशिएंसी है। पोषक तत्वों की और सूक्ष्म पोषक तत्वों की, मुख्य पोषक तत्वों की और सूक्ष्म पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी तो मेंटेन हो जाएगी जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन से। हमारा सबसे बड़ा जो इश्यू है वो आज हमारे सामने ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन को हम कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला रास्ता मैंने कंपोस्टिंग खाद का आपको बताया। दूसरा रास्ता आपके सामने है, साल में एक बार हरी खाद अवश्य लगाइए। हरी खाद के रूप में ढेंचा ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, दलहनी जो फसलें हैं जिनके अंदर गांठें होती हैं और उन गांठों में राइजोबियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारी जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करती हैं। फिर जो तीसरा ऑप्शन जो है वो फसल के अवशेषों को खेत में दबाइए। काफी किसान साथी अब भी ये गलतियां कर रहे हैं कि अवशेषों को या तो खेत से बाहर फेंकते हैं, जो भी उन्होंने जैसे मान लीजिए निडाई गुड़ाई का काम किया तो उन अवशेषों को बाहर डालने का काम किया, या जो फसल के अवशेष खेत में बच जाते हैं उनको आग लगाने का काम अब भी हो रहा है। पूर्ण रूप से हमें कामयाबी इसके ऊपर नहीं मिली है। तो ऐसी कंडीशन अगर आप करेंगे तो उस हालत में क्या होगा? आपकी मिट्टी का हनन होगा, आपकी उर्वरकता शक्ति खत्म होगी मिट्टी की। तो उनको खेत में दबाने का आप काम करें, फसल चक्कर को अपनाइए। ये नहीं है कि आपने हर साल उसमें कनक ही कनक, गेहूं आपको लगाना है। उसमें फसल चक्कर को अपनाइए, एक साल उसमें सरसों कीजिए, एक साल उसमें चना कीजिए, एक साल उसमें गेहूं लगाइए, उससे अगली साल रूटीन बनाइए आप अपना। 5 एकड़ का एरिया मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, 5 एकड़ का आपका एरिया है तो उस एरिया के अंदर 4 हिस्से आप कीजिए या 3 हिस्से कीजिए। आज गेहूं इसमें लगाना है, उसमें सरसों लगाना है, उसमें चना लगाना है, उसमें जौ लगाना है, उसमें या अन्य वेजिटेबल कोई भी आप करते हो वो आपको लगाना है, या उसके अंदर पशुओं के लिए हरा चारा आपको लगाना है। वो एक रूपरेखा, एक टाइम टेबल आप सेट करेंगे, तब जाके मिट्टी जो है, मिट्टी को हम बचा सकते हैं। फिर दूसरा, खरपतवार को हम बहुत बड़ी सरदर्द समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर आप जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और वहां पर तरल वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगातार कंटिन्यू अगर तरल वेस्ट डीकम्पोजर को सही रूप से बना के, सही ढंग से तैयार करके, सही वेस्ट डीकम्पोजर का चयन करके
सही जगह से वेस्ट डिकम्पोजर लेके, अगर तरल वेस्ट डिकम्पोजर लेके उसको खेत में डालने का काम करेंगे तो 1 और 1.5 साल के बीच में ही आपकी मिट्टी जो है वो यानी उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि हमारा जो नया तरल वेस्ट डिकम्पोजर है उसके अंदर आप जानते हैं कि काफी प्रचुर मात्रा में कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया अवेलेबल है, जो कार्बन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। उसके साथ साथ हम फसल चक्र को अपना रहे हैं, उससे भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। 1 साल हम उसमें दलहनी कर रहे हैं, उनकी गांठों में जो जड़ों में जो गांठें होती हैं उनसे राइजोबियम हमें मिल रहा है, अन्य चीजें हमें मिल रही हैं। उससे हमारी मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया जो है हमारे हैं, एजोवेक्टर पीएसबी की बात करें, पोटाश मैलाइजियम बैक्टीरिया की बात करें, जिंक सोलुबल बैक्टीरिया की बात करें, वो इत्यादि सभी जो है उनकी संख्या लगातार कंटिन्यू बढ़ रही है। कीटनाशक का उपयोग धीरे धीरे हम कम करते आ रहे हैं। उसके लिए आपको हनेंसर एक विकल्प बताया है कि आज से पहले मान लीजिए 100% आप कीटनाशक का उपयोग करते थे, हनेंसर का उसके साथ में ऐड करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, जो कीटनाशक आप 100% डालते थे, हनेंसर उसके साथ में उपयोग करेंगे तो उसको 25 से 30% पर आप ले सकते हैं। यानी 70 से 50% आप रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम कर सकते हैं। और जो 50 से 70% रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करेंगे और उस साथ में हनेंसर का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में जो है वो आपको बेनिफिट 1 या 2 छिड़काव में, जो 6 से 7 छिड़काव में आपको मिलना था वो 1 से 2 छिड़काव में आपको मिलेगा। उससे एनहेंसर से सेकंड बेनिफिट क्या होगा, आपका जो जमीन के अंदर टॉक्सिसिटी है, जहर की मात्रा अधिक है, जहरीलापन अधिक है, तो उसको भी एनहेंसर जो है वो खत्म करने का काम करेगा। जब भी हम कोई नई क्रॉप्स लगाते हैं, भूमि उपचार हमें एनहेंसर से करें, वेस्ट डिकम्पोजर से हम करें, वेस्ट डिकम्पोजर से ही हम हमारे उत्पाद बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर से हमारे फसल अवशेषों को डिकम्पोज हम खेत में करें, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से कंपोस्टिंग खाद हम तैयार करें, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य पोषक तत्वों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाइए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाइए, उनका कंटिन्यू आप उपयोग कीजिए। लगातार खेत में अगर पानी के साथ में तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे, उससे मिट्टी के अंदर जो उर्वरकता शक्ति वो बढ़ेगी। जमीन का पीएच मान अगर बढ़ा हुआ है तो वो अपने मेंटेन स्तर पर आने का काम करेगा। जमीन के पीएच मान को अगर आप ठीक कर लेते हो, जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को अगर आप ठीक कर लेते हो, तो आने वाले समय में शायद किसी भी तरह की समस्या आपको ना परेशान करें। अगर ये चीजें आप करते हो, ये एक कॉमन बात है, ये आपके हाथ में है। इसके लिए बताने के लिए कोई नया आने वाला नहीं है आपके लिए, और बताने के लिए कोई विशेष ऊपर से उतर के कोई भी ऐसा चमत्कार भी नहीं होगा कि वो आपकी जमीन को ठीक कर जाएगा। सबसे पहला हाथ आपका है, आप उसको कितना जल्दी मेंटेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने आज आपको जो भी भूमि सुधार के संबंधित जो भी हमारे सामने समस्याएं आती थी, देखिए 1 साल फसल हमारी अच्छी हो रही है, सेकेंड ईयर जो फसल है वो डाउन हो रही है। कॉटन के अंदर हमारी समस्या हमारे सामने आ रही है। अब कॉटन जो सही फल फलाव के ऊपर थी, अब कॉटन जल के निकल रही है। या कोई भी बागवानी हम करते हैं उसमें जो हमारा है निमाटोड इत्यादि की जो समस्याएं आती हैं, जड़गलन की जो समस्याएं आती हैं, फंगस की जो समस्याएं आती हैं, रूट रोट की जो समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं जो है वो सब कुछ ये रासायनिक पेस्टिसाइड है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारी खरपतवार नाशक जो दवा है, इसका सबसे बड़ा हाथ आप मान के चल सकते हो। पूरा हम जहर खा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। जो भी बाजार में अनाज है, जो भी बाजार में खाद्यान्न है, जो भी बाजार में दालें हैं, जो भी बाजार में सब्जियां हैं, जो भी आटा है, जो भी दलिया है, सब कुछ जहर से समर्पित है और उसको हम लगातार ग्रहण करते जा रहे हैं। वो एक ऐसा मीठा जहर है, धीरे धीरे शरीर में जमने का काम करता है और आने वाले समय में ऐसा विकट रूप अपना रूप जो है वो दिखाएगा आपको कि पता नहीं किस तरह की बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा इस विषय पर आप बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो साथियों, सबसे पहले भूमि को सुधारिए, सबसे पहले अपनी मिट्टी को सुधारिए, उसके बाद आगे की आप सोचिए। मिट्टी को आपने सुधार लिया, जमीन के पीएच मान को मेंटेन कर लिया, जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को ठीक कर लिया, तो आप ये समझिए कि आपकी 90 से 95% समस्याएं जो मिट्टी से संबंधित हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। तो साथियों, आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज रात को 8:30 और 9 बजे के बीच में हम लाइव प्रोग्राम आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।